गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। तो आज हमारी नेक्स्ट क्लास है सोम की। इसमें आज हम पढ़ेंगे शियर स्ट्रेस इन बीम। इसके आज हम 100 MCQ सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट करते हुए चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन आपका है, आप देख सकते हो, ये ES का सवाल है आपका। इसको पढ़ो। द मैक्सिमम shear स्ट्रेस अक्रॉस द सर्कुलर सेक्शन। सर्कुलर सेक्शन में मैक्सिमम shear स्ट्रेस कितना आता है। ठीक है, तो बताइए एक बार। अब देखिए, इसमें जो दिया गया है, पूछा गया है, वो ये है कितना आता है। तो इसका आप डायरेक्ट याद कर लो, इसका डायरेक्ट आंसर जो होगा, ठीक है, ये होगा आपका 4/3 ऑफ एवरेज शियर स्ट्रेस। ठीक है, तो ये आप याद कर लो, ये इसका आंसर होगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इसमें कुछ समझाने वाला है नहीं, इसमें रटने वाला है। तो जो रटने वाला है वो रटवा देंगे, जो समझने वाला है वो समझा देंगे। विच ठीक है, इसमें करेक्ट वाला चूज करना है, दिख रहा होगा आपको। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट स्पेसिफाइज शेयर फ्लो। शेयर फ्लो के बारे में बात हो रही है, कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। साइज स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं। फ्लो ऑफ shear force along the beam, ठीक है। इट इज द प्रोडक्ट ऑफ ऑल shear stresses at any level and the corresponding with unbalanced force at any side of given section divided by its area, ठीक है। द डिफॉर्मेशन एट एनी लेवल ड्यू टू सडन वेरिएशन इन shear force। इसका आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर होगा बी। It is the product of shear stress at any level at the corresponding with V। ठीक है, तो किसके बारे में बात हो रही है, shear flow के बारे में बात हो रही है। ये हमारा shear flow हो गया, shear flow के बारे में बात हो रही है। flow of shear force along the beam ये नहीं है। ठीक है, it is the product of all shear stresses at any level and corresponding with, ठीक है, प्रोडक्ट होता है, आप मल्टीप्लाई करके भी देख लेते होगे, तो ये वाला होगा ना, ये होगा अनबैलेंस्ड फोर्स एट एनी सेक्शन ऑफ अ गिवन सेक्शन डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ सेक्शन, नहीं। द डिफॉर्मेशन एट एनी लेवल ड्यू टू सडन वेरिएशन इन, नहीं, ये तो बिल्कुल ही नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। तो इसका आंसर क्या हो गया, आंसर हो गया आपका बी। चलते हैं आगे। मैक्सिमम ये भी हो गया है। इसमें हमको विच वन ऑफ द फॉलोइंग, इसमें हमको राइट ऑप्शन टिक करना है। ठीक है, विच वन ऑफ द अबव स्टेटमेंट्स इज आर करेक्ट। ठीक है, इसमें करेक्ट स्टेटमेंट पता करना है। इन अ सिंपली सपोर्टेड बीम सब्जेक्टेड टू अ यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड थ्रू द लेंथ। एक एसएस बीम है हमारी, ठीक है, ये एक हमारी एसएस बीम है, ये एक हमारी एसएस बीम है, सब्जेक्टेड टू अ यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड थ्रू आउट द लेंथ। इस पे हमने यूडीएल लगा दिया है, अच्छा सा प्यारा सा, ठीक है। एट विच पॉइंट इज द स्ट्रेस ड्यू टू फ्लेक्सुरल। फ्लेक्सुरल का मतलब होता है बेंडिंग, ठीक है। फ्लेक्सुरल का मतलब क्या होता है, बेंडिंग। बेंडिंग को ही फ्लेक्सुरल भी कहते हैं। एट विच पॉइंट इज द shear स्ट्रेस ड्यू टू फ्लेक्सर एंड shear इक्वल टू जीरो। जीरो कहाँ पे होता है, तो देखो इसमें जीरो कहाँ पे होगा, एट सपोर्ट सेक्शन एट न्यूट्रल एक्सिस, नहीं या तो नहीं होगा। एट दी मिड स्पैन ड्यू टू न्यूट्रल फाइबर, हाँ इस पे होगा, न्यूट्रल फाइबर की वजह से क्या होगा, इसमें बेंडिंग जीरो होगी और इसमें shear फोर्स भी जीरो होगा। फिर एट मिड स्पैन, एट मिड एट मिड स्पैन सेक्शन एट टॉप फाइबर, नहीं टॉप फाइबर पे नहीं होगा। एट सपोर्ट सेक्शन एट मिड एट बॉटम फाइबर। तो हाँ, अब इसको एक बार अच्छे से समझ लेते हैं। तो देखो इसमें क्या दिया गया है, रेक्टेंगुलर सेक्शन की बात हो रही है, ठीक है। इसका यूनिफॉर्मली क्रॉस सेक्शन है, इस पे हमने यूडीएल लगा है, मान लेते हैं, मान के लेते हैं, लगाई है। अब इसका जो बनता है स्ट्रेस का वेरिएशन, वो हमारा कुछ ऐसा बनता है, ठीक है, ऐसा हमारा बनता है। तो जो shear स्ट्रेस होता है वो मैक्सिमम कहाँ पे होता है, तो shear स्ट्रेस मैक्सिमम होता है मिड में।
तो शियर स्ट्रेस से हम लोग टाउ से रिप्रेजेंट करते हैं, तो टाउ हमारा मिड पे मैक्सिमम होता है। और जो हमारी बेंडिंग होती है, बेंडिंग हमारी क्या होती है, जो हमारी बेंडिंग होती है वो ज़ीरो कहाँ होती है, वो ज़ीरो होती है। और शियर स्ट्रेस जीरो कहाँ पे होता है, शियर स्ट्रेस जीरो होता है टॉप और बॉटम में। यहाँ पे शियर स्ट्रेस जीरो होता है टॉप और बॉटम में, शियर स्ट्रेस जीरो होता है। तो देखो, एट सपोर्ट फाइबर एट द बॉटम फाइबर, एट सपोर्ट सेक्शन एट द बॉटम फाइबर, तो फोर्थ तो हो गया। देखो फोर्थ पे हमारा शियर स्ट्रेस जीरो है, ठीक है, शियर स्ट्रेस इक्वल्स टू जीरो, ये वाला हमारा पूरा हो गया इसमें। एट मिड स्पैन एट द टॉप फाइबर, मिड स्पैन पे नहीं, मिड स्पैन पे आपकी फ्लेक्सरल नहीं होती है, यहाँ पे शियर स्ट्रेस मैक्सिमम होता है, ये नहीं होगा। एट मिड स्पैन एट द न्यूट्रल एक्सिस, मिड स्पैन पे जो आपका न्यूट्रल एक्सेस होगा, मिड स्पैन का जो न्यूट्रल एक्सेस होगा यानी कि ये वाला, यहाँ पे आपका फ्लेक्सरल यानी कि बेंडिंग नहीं होगी, यहाँ पे शेयर मैक्सिमम है। और अगर शेयर जहाँ पे मैक्सिमम होता है, शेयर से जहाँ पे मैक्सिमम होता है वहाँ पे बेंडिंग मिनिमम होती है, ठीक है, ये एक चीज़ याद कर लेना। यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, फटाफट करेंगे, कल परसों में इसको ख़त्म करते हैं, बहुत हो गया। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट स्पेसिफाइज शेयर फ्लो, शेयर फ्लो के बारे में बात हो रही है कि कौन सा स्टेटमेंट हमें शेयर फ्लो के बारे में बताता है। तो पढ़ लीजिए सारे स्टेटमेंट को, ये क्वेश्चन रिपीट है, ये क्वेश्चन रिपीट है, ये क्वेश्चन रिपीट है। मैं नीचे जा रहा हूँ, हमें नीचे जाना है ना, यस, हाँ हमने ये वाला क्वेश्चन कर लिया, अब हम नीचे जाएंगे, यस हाँ ये वाला क्वेश्चन हम करेंगे, ठीक है। आ symmetrical I section is selected to shear force, the shear force induced across the section is maximum at which location। पूछा गया है shear force किस कहाँ पे मैक्सिमम होता है। ये एक आपके पास I सेक्शन है, I सेक्शन मैंने आपको बताया कैसे होता है, ये एक हमारे पास I सेक्शन है, ठीक है। अब इसका जो डायग्राम बनता है वो कैसे बनता है वो आप समझ लेते हैं एक बार। अब देखो इसका डायग्राम कैसे बनेगा, अब समझ जाओ, जहाँ पे इसका एरिया जितना ज़्यादा होगा, जिस तरफ एरिया जितना ज़्यादा होगा वहाँ पे इसका शेयर उतना ही कम बनेगा, शेयर वेरिएशन उतना ही कम होगा। तो अगर ये आपका एक आई सेक्शन है, ये एक अगर आई सेक्शन है, तो ये एक आई सेक्शन है, ठीक है। तो इसका वेरिएशन कैसे बनेगा, तो इसका शेयर वेरिएशन कैसे बनेगा, स्ट्रेन वेरिएशन पूछा गया है ना। शेयर फोर्स पूछा गया है, तो इसका बनेगा कैसे मैं बता रहा हूँ। इसका जो होता है वो आपका रॉकेट शेप में बनता है, ये आपका ये है। अब देखो यहाँ पे इसका कम फ्लैंज है, तो ये यहाँ से ऐसे जाएगा, ठीक है, और नीचे से भी ऐसे जाएगा, और ऐसे जाने के बाद ये एक रॉकेट शेप को ले लेगा, और ये इसका क्या हो जाएगा, ये इसका हो जाएगा न्यूट्रल एक्सिस, ये हो जाएगा न्यूट्रल एक्सिस। अब देखो इसका शेयर कहाँ मैक्स है, शेयर मैक्स कहाँ पे है, तो न्यूट्रल एक्सिस पे मैक्सिमम है, ठीक है। और मिनिमम कहाँ पे है, मिनिमम पॉइंट्स पे है। यहाँ पे शेयर स्ट्रेंथ, यहाँ पे इसका शेयर स्ट्रेस क्या है, शेयर स्ट्रेस यहाँ पे टाउ इक्वल्स टू ज़ीरो, टाउ इक्वल्स टू ज़ीरो, यहाँ पे टाउ है। शेयर स्ट्रेस को टाउ से रिप्रेजेंट करते हैं, याद रखना। तो टाउ इक्वल्स टू ज़ीरो, टाउ इक्वल्स टू ज़ीरो, यहाँ पे टाउ हमारा मैक्सिमम आ जाएगा, ठीक है, इतना समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। तो इसमें
कहाँ पे हो जाएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा, एक्सट्रीम फाइबर्स नहीं, वहाँ पे जीरो होता है, हमने ऑलरेडी देख लिया है, एक्सट्रीम फाइबर पे जीरो होगा। एट द बॉटम ऑफ द फ्लैंज नहीं, एट द बॉटम ऑफ द फ्लैंज विद पोर्शन, यानी कि हम इसकी बात कर रहे हैं इस पोर्शन की, नहीं यहाँ पे मैक्सिमम नहीं है। मैक्सिमम कहाँ पे है, मैक्सिमम हमारा है न्यूट्रल एक्सिस पे। तो इसका आंसर क्या होगा, आंसर होगा इसका डी ऑप्शन। तो डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। कोई भी दिक्कत हो तो बता दीजिएगा, वैसे होनी नहीं चाहिए, आसान क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन आने की बहुत ज़्यादा संभावना है यूपीपीएससी एई या एसएससी जेई में। तो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द कंसीडर द following statement, which one of the statement given are correct, इनमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है, ठीक है। इन अ बीम द मैक्सिमम shear stress occur at the neutral axis of the beam cross section, हाँ ये तो एकदम सही अभी बताया। एक बीम है, बीम में इसका वेरिएशन कैसे बनता है, इसका shear वेरिएशन कुछ ऐसे बनता है। तो टाउ मैक्स कहाँ होगा, टाउ मैक्स होगा न्यूट्रल एक्सिस पे, ठीक है, ये इसकी न्यूट्रल एक्सिस हो गई, ठीक है। द मैक्सिमम shear स्ट्रेस इन अ बीम ऑफ अ सर्कुलर क्रॉस सेक्शन इज 50% मोर देन द एवरेज shear स्ट्रेस, नहीं ये नहीं होगा। थर्ड वाला पढ़ लेते हैं, द मैक्सिमम shear स्ट्रेस इन अ बीम ऑफ ट्रायंगल क्रॉस सेक्शन विद वर्टिकल अपवर्ड अकर्ड एट 6 by b/6 above द न्यूट्रल एक्सिस। तो ये वाला हमारा हो सकता है, इसके बारे में एक बार देख लेते हैं। The maximum cross section of the maximum ये वाला हमारा कौन सा है, तो ये वाला है हमारा हाँ, तो ये हमारा हो गया, ये वाला हमारा थर्ड वाला भी सही है। समझ लेते हैं इसको, थर्ड वाला सही कैसे होगा, पॉइंट टू बी नोटेड कि हमारा थर्ड वाला सही कैसे होगा। तो अब हम पढ़ लेते हैं थर्ड वाला सही। अब देखो यहाँ पे हम किसकी बात कर रहे हैं, एक रेक्टेंगुलर की बात कर रहे हैं। रेक्टेंगुलर के कितने होता है, b/6 पे होता है। फॉर सर्कुलर बीम, अगर हम सर्कुलर बीम की बात कर लें, शुरू से इसका बता देते हैं, पर सारे स्टेटमेंट्स पढ़ लेते हैं एक बार। पहले वाला तो मैंने बता दिया आपको कि ये सही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। द मैक्सिमम shear stress in a beam of circular cross section is 50% more than the that of average shear stress। इसका हम देखो अच्छे से पता कर लेते हैं, इसका क्या होगा, इसका होगा अगर हम सर्कुलर क्रॉस सेक्शन की बात कर लें, फॉर सर्कुलर क्रॉस सेक्शन, तो इसका टाउ मैक्स होगा 4/3 टाउ एवरेज। अगर हम 4/3 की बात कर लेते हैं, तो जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो 4/3 आ जाएगा 0.333, जो कि इम्प्लाइज कितना होगा, 33% के बराबर। अब हमारे क्वेश्चन में क्या दिया गया है, कि दिया गया है कि 50% पे मैक्सिमम होगा, 50% पे मैक्सिमम होगा, जबकि ऐसा तो है नहीं। मैक्सिमम ये किस पे है, मैक्सिमम ये है, मैक्सिमम ये है 33% पे। तो अगर 50% की जगह 33% दिया होता हमारे सेकंड वाले ऑप्शन में, यानी कि हमारे बी वाले ऑप्शन में, यहाँ पे अगर इस 50% की जगह 33% दिया होता, तो ये आंसर हमारा, तो ये ऑप्शन हमारा करेक्ट होता। अब क्योंकि ऐसा नहीं है, अब क्योंकि ऐसा नहीं है, तो ये आंसर, ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। अब अगर हम एक बार थर्ड की बात कर लेते हैं, द मैक्सिमम shear स्ट्रेस अंडर अ बीम ऑफ ट्रायंगल क्रॉस सेक्शन विद इट्स वर्टेक्स अपवर्ड्स, ठीक है, अकर्स एट b/6 अबव द न्यूट्रल एक्सिस। तो इसके ये क्या बोल रहा है कि एक ट्रायंगुलर सेक्शन है, हमारे पास एक ट्रायंगुलर सेक्शन है, ये एक हमारे पास
ट्रायंगुलर सेक्शन है। अब इसका वर्टेक्स ऊपर है, ठीक है। अब इसकी कितने डिस्टेंस पे होता है, तो देखो इसका सेंट्रॉइड कहाँ से पार करता है, तो इसका b/3 की डिस्टेंस से इसका जो सेंटर होता है वो पार करता है। अगर ये पूरी स्टेटमेंट, अगर ये पूरा जो डिस्टेंस है वो आपका b है, ठीक है, तो यहाँ से इसकी सेंट्रॉइड की डिस्टेंस क्या होती है, सेंट्रॉइड की डिस्टेंस होती है b/3, ठीक है। अगर ये b/3 है तो अब बची कितनी डिस्टेंस, तो b में से b/3 माइनस कर दो, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, तो हमारे पास b में से माइनस b/3 माइनस कर दो तो क्या आ जाएगा, तो ये 3 3 3 माइनस 1, तो 3 माइनस b यानी कि 2b/3, तो ये हमारा डिस्टेंस कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 2b/3, ठीक है। ये 2b/3 आ गया, ये हमारे पास b/3 आ गया। अब दोनों को अगर सॉल्व कर लेते हैं तो कितना आएगा, अब अगर दोनों को हम लोग अच्छे से सॉल्व कर लेते हैं, अब इसका मैक्सिमम शियर स्ट्रेस एट न्यूट्रल एक्सिस कितना होगा, तो इसका मैक्सिमम शियर स्ट्रेस एट, गलत लिख दिया मैंने इसको, ठीक है, इसका टाउ मैक्स, मैक्सिमम टाउ मैक्स एट एन ए न्यूट्रल एक्सिस कितना होता है, तो ये होता है 3/2 टाउ एवरेज, ठीक है। इतना पता होगा, नहीं पता है तो अब पता चल गया होगा, वेरी गुड। इसकी हम आगे बात कर लेते हैं। सो डिस्टेंस फ्रॉम न्यूट्रल एक्सिस, यानी कि डिस्टेंस फ्रॉम न्यूट्रल एक्सिस क्या हो जाएगी, तो ये हमारा हो जाएगा b/2 माइनस b/3 इक्वल्स टू b/6, तो b/6 दिखा रहा है। अब जो हमारा ऑप्शन भी तो यही कह रहा है, ठीक है। ऑप्शन क्या कह रहा है, फॉर अ रेक्टेंगुलर cross section with its vertex upward the maximum shear stress occur at, maximum shear stress कहाँ पे occur करेगा, तो maximum shear stress occur at b/6 from its neutral axis, तो b/6 neutral axis पे occur करेगा, तो ऑप्शन ए और ऑप्शन 3 करेक्ट है, यानी कि हमारा कौन सा ऑप्शन, डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो ना ए होगा ना बी होगा। अब देखो 2 अगर इसमें गलत है, हमें पता चल गया कि अगर 2 गलत है तो जितने भी ऑप्शन जिनमें 2 आ रहे हैं आप 2 सारे हटा दो। तो देखो इसको आप ट्रिक से भी कर सकते हो, ठीक है, तलमा मत करो, जितना मैंने समझाने के लिए करवाया था। इसको करना कैसे है, अब देखो इसमें 2 आ रहा है तो ये तो होने से रहा, इसमें 2 आ रहा है ये भी होने से रहा, इसमें 1 और 2 आ रहा है ये भी 2 होने से रहा। अब क्या किस में आ रहा है, 1 और 3 आ रहा है, तो हमारे पास ऑटोमेटिकली बस एक यही चॉइस बनती है, कौन सी, 1 और 3 वाली, तो हम 1 और 3 को ही करेक्ट कर देंगे, ठीक है। इतना समझ में आ गया होगा। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। Over to the next question. अब which one of the following diagram indicates shear stress distribution of a T beam? अब T beam का shear stress distribution कैसे होगा, अब हम ये जान लेते हैं। अब देखो यहाँ पे हमने पहले तो हम कुछ ट्रिक्स, इसमें पहले ट्रिक्स खींच रहे, इसको ट्रिक से सॉल्व करते हैं। ये हमने पढ़ा, ये रॉकेट सेक्शन है, ये होता है आई सेक्शन के लिए, ठीक है। ये इनका रेक्टेंगुलर सेक्शन है, ठीक है, ये होता है रेक्टेंगुलर सेक्शन के लिए, ठीक है। अब ये पता नहीं किसके लिए है, भगवान जाने। अब हम इसकी बात कर लेते हैं अगर, तो देखो इसमें मैंने क्या कहा, जितना कम मटेरियल, जिस पोर्शन में जितना कम मटेरियल होगा उतना ही उसका शियर स्ट्रेस ज़्यादा होगा। तो यहाँ पे देखो कितना कम मटेरियल है, तो इसका कैसा जाएगा, इसका ऐसे जाएगा, ऐसे गया 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 गया। अब यहाँ पे देखो अब इसकी ब्रेथ कितनी ज़्यादा, यहाँ पे कितना ज़्यादा मटेरियल है, ऊपर की तरफ कितना ज़्यादा मटेरियल है, तो यहाँ का क्या, यहाँ का छोटा बनेगा, छोटा बनेगा, और दोनों को सडन जंप मिल रहा है। कोई यहाँ पे क्या जाएगा, पैराबोलिकली जाएगा, पैराबोलिकली जाएगा, और यहाँ पे ये सीधे इसको यहाँ से भी पैराबोलिकली आएगा और यहाँ पे आके जुड़ जाएगा। तो टी बीम का याद रखना, टी बीम का हमेशा हमेशा इस शेप में बनता है। वेरी गुड, समझ में आ गया होगा। फटाफट आगे बढ़ते हैं। A point load
अप्लाइड एट अ shear सेंटर इंड्यूस्ड, एक अगर पॉइंट लोड अप्लाई करता है shear सेंटर पे तो वो क्या लगाता है, ठीक है। तो ये अब बताओ, अ पॉइंट लोड अप्लाइड एट shear सेंटर इंड्यूस्ड। देखो कितना छोटा क्वेश्चन है लेकिन फिर भी कितनी बड़ी मुसीबत कर सकता है। तो शेयर सेंटर पे अगर हम पॉइंट लोड लगाते हैं तो वो हमें प्योर बेंडिंग देता है। प्योर बेंडिंग कैसे होती है, ऐसे ऐसे ऐसे। तो ये हमारे पास प्योर बेंडिंग का केस आ जाता है। इतना हिस्सा हमारा प्योर बेंडिंग कहलाता है। ये इसका एसएफडी होता है। इसका बीएमडी कैसे बनता है, इसका बीएमडी ऐसे और ऐसे कुछ ऐसा इसका बीएमडी बनता है। इतना ये एसएफडी बीएमडी मैंने कराया है, आपने नहीं देखा तो जाके देख सकते हो, ठीक है। लेकिन अगर हम लोग अ पॉइंट लोड इज अप्लाइड एट शेयर सेंटर, अगर शेयर सेंटर पे हम पॉइंट लोड लगाएंगे तो वो हमें क्या देता है, वो हमें देता है प्योर बेंडिंग, ठीक है। What is the ratio of maximum average stress on a circular section? सर्कुलर सेक्शन अभी मैंने बताया, सर्कुलर सेक्शन कितना होता है, सर्कुलर सेक्शन का कितना होता है, तो सर्कुलर सेक्शन का अभी मैंने जस्ट बताया है आपको, 4/3 होता है सर्कुलर सेक्शन। टाउ मैक्स इक्वल्स टू 4/3 टाउ एवरेज, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, 4/3। अब अगर हम इसकी थोड़ी और बात कर लेते हैं, अगर बाकी ऑप्शनों की भी बात कर लेते हैं, तो हमारा 3/2 किसके लिए होता है, ये एक रेक्टेंगुलर सेक्शन के लिए होता है, ठीक है। और सर्कुलर सेक्शन के लिए होता है, सर्कुलर सेक्शन के लिए 4/3 होता है। वेरी गुड। ये इनके हम क्या बात कर रहे हैं, मैक्सिमम शियर स्ट्रेस की बात कर रहे हैं। तो ये चीज़ आप डायरेक्ट याद रखिएगा, ये एग्ज़ाम में पूछे जाने की पूरी संभावना है, पूरी उम्मीद है। तो इतना आपको याद होना चाहिए, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया होगा। ये आसान चैप्टर है, कुछ बहुत मुश्किल नहीं है। लोग पता नहीं क्यों भागते हैं, मतलब जिनसे नहीं भागना होता उनसे भागते हैं, और जो आसान होते हैं पता नहीं उनको क्या हुआ समझ लेते हैं, और जो मुश्किल होते हैं उनके पीछे पड़ जाते हैं, ठीक है। कि नहीं वो तो जान के ही रहेंगे, तो पता नहीं क्या मेंटालिटी होती है बच्चों की आज के। एनीवे, समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं, हमें तो क्वेश्चन सॉल्व करने फटाफट। अब से थोड़ा स्पीड तेज़ बढ़ाएंगे कि टाइम बहुत ले लेता है। और थोड़े लाइक्स वाइक्स बढ़ाओ यार, आप लोग तो कुछ लाइक ना करते हो, ना व्यूज़ हैं, ना मतलब फालतू में पढ़ा रहा हूँ, गलत बात है, ठीक है। कुछ बढ़ाओ, थोड़ी अच्छा लगता है। A shear stress, the shear stress distribution of a rectangular section under action of a shear force is shown in the figure. The rectangular section is B by D. Rectangular section की बात हो रही है। Select the correct strain variation distribution of the following. रेक्टेंगुलर सेक्शन की बात हो रही है, रेक्टेंगुलर सेक्शन यानी कि बीम है। तो हमें देखो पहले तो क्या पता है कि बीम का कैसे जाएगा, पैराबोलिकली जाएगा। तो पहले वाला तो होने से रहा, ये तो रेक्टेंगल है, ये तो नहीं होगा। अब अगर हम बात कर लेते हैं, ये लाइन के लिए होता है हमारा, ठीक है, वर्टिकल लाइन के लिए ऐसे बनता है। अब अगर हम दूसरी बात कर लेते हैं बी की, तो इसमें 3/2 S/BD, तो ये हो सकता है। सी की बात कर लेते हैं तो 2/3 की बात कर लेते हैं तो 2/3 नहीं होगा। अगर हम इसकी और आगे बात कर लेते हैं तो डी 3/4, तो 3/4 भी नहीं होगा। अब अगर हम बात कर लेते हैं 3/2, रेक्टेंगल और ट्रायंगल के लिए सेम होता है, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, इसका इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। बी इज द करेक्ट ऑप्शन, बी इसका करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है। तो टाउ मैक्स, टाउ मैक्स इक्वल्स टू 3/2 टाउ एवरेज। ये किसका है, रेक्टेंगल का। एक बार अच्छे से अगर सबको लिख लेते हैं एक जगह पे, तो अगर आपके पास एक रेक्टेंगुलर सेक्शन है तो उसका स्ट्रेन डायग्राम पैराबोलिकली बनता है, और उसका जो होता है टाउ मैक्स इक्वल्स टू 3/2 टाउ एवरेज, ठीक है।
ये तो हो गया हमारा पहला केस। अब वही जो हमारा दूसरा केस हो जाता है, हमारा सर्कुलर सेक्शन होता है। तो सर्कुलर सेक्शन का क्या बनता है? तो हमारा सर्कुलर सेक्शन का क्या बनता है? तो हमारा सर्कुलर सेक्शन का बनता है टाउ मैक्स इक्वल्स टू 4/3 टाउ एवरेज। और जो हमारा तीसरा जो मोस्ट कॉमन है, मोस्ट कॉमन की बात कर लेते हैं, ठीक है। आई सेक्शन, नहीं आई, आई सेक्शन नहीं है, सॉरी, आई सेक्शन नहीं, हमारा अलग पेन यूज़ करेंगे। ट्रायंगल सेक्शन के लिए क्या बनता है? तो इसका टाउ मैक्स होता है 3/2 टाउ एवरेज। पॉइंट टू बी नोटेड क्या है यहाँ पे? अब पॉइंट नोट करने वाला क्या है कि रेक्टेंगुलर का और ट्रायंगल का दोनों का सेम है, ठीक है। रेक्टेंगल का और ट्रायंगल का दोनों का सेम है। अलग किसका है? अगर हम बात कर लेते हैं कि अलग किसका है, तो सर्कुलर सेक्शन का अलग है। सर्कुलर का बस 4/3 होता है, बाकी रेक्टेंगल और ट्रायंगल का सेम होता है। 3/2 को अगर सॉल्व कर ले तो ये 1.5 आता है, ये भी 1.5 आता है। तो आप ऐसे भी याद कर सकते हो कि टाउ मैक्स इक्वल्स टू 1.5 टाउ एवरेज, और इसका भी याद कर सकते हो टाउ मैक्स इक्वल्स टू 1.5 टाउ एवरेज। और ये 4/3 यानी कि 0.33 यानी कि 33%। तो टाउ मैक्स इक्वल्स टू 33% टाउ एवरेज। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं है। ये हमारा मोस्ट एक टेबल है, टेबल टाइप की समझ सकते हो आप, इसे याद कर लो बाय हार्ट, ठीक है। ये याद कर लो। अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चनों की तरफ। हाँ, तो मैंने क्या कहा था? हाँ, बी डी था, इसका क्या होगा? 3/2, 2/3 नहीं होगा ना, ये होगा, तो ये 3/2, यानी कि ऑप्शन जो हमारा हो जाना है बी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। In a symmetrical channel shown in the figure, which point is likely to be a shear center? shear center की बात कर लेते हैं। चैनल सेक्शन में shear center हमेशा याद रखना कहाँ पड़ता है? मेरा सेक्शन के बाहर पड़ता है। तो कौन सा पॉइंट इसमें shear center होगा? देखो, ये D पॉइंट नहीं होगा, B पॉइंट भी अंदर है, C पॉइंट भी अंदर है, बाहर क्या पड़ रहा है? A पॉइंट पड़ रहा है, तो इसमें A पॉइंट हमारा shear center हो जाएगा, ठीक है। चैनल का याद कर लेना, ये सब चीज़ें याद करने वाली होती, मुझे समझाने वाला कुछ नहीं है। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, ये हमें स्टेटमेंट दी गई हैं, हमें इनके बारे में बताना है। सारी स्टेटमेंट हम लोग पढ़ लेते हैं एक एक करके। द shear stress over a beam section of any shape of a given loading does not vary with, किसके साथ ये वैरी नहीं करता है? पहला ऑप्शन है shear force at the section, ठीक है। दूसरा ऑप्शन है area of the section, और तीसरा ऑप्शन है moment of inertia at any section। अब सबके बारे में बात कर लेते हैं धीमे धीमे। अब देखो, डज नॉट वैरी, किसके साथ ये वैरी नहीं करता है? तो देखो, शेयर फोर्स के साथ एट एनी सेक्शन के साथ वैरी कर जाता है। हाँ, एरिया ऑफ द सेक्शन, एरिया के साथ वैरी नहीं करता है। और किसके साथ ही वैरी नहीं करता है? मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ एनी सेक्शन, ठीक है। तो फॉर अ गिवन सेक्शन शेयर फोर्स इज कांस्टेंट फॉर गिवन लोडिंग। तो शेयर फोर्स क्या होता है? शेयर फोर्स किसी भी सेक्शन के लिए कांस्टेंट होता है, और हेंस शेयर फोर्स विल नॉट वेरी विद शेयर, hence shear stress will not vary with shear force। तो shear stress shear force के साथ vary नहीं करता है, बाकी area of cross section और moment of inertia के साथ vary कर जाता है। समझ में आ गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
नेक्स्ट क्वेश्चन, अ बीम हैज अ रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन हैविंग बेस 40 इतना, ठीक है। एक बीम है जिसका क्रॉस सेक्शन हमें दिया गया है, एक बीम दी गई है जिसका हमें ट्रायंगुलर क्रॉस सेक्शन दिया गया है, ठीक है। ट्रायंगुलर क्रॉस सेक्शन दिया गया है, यानी कि बीम का ट्रायंगुलर क्रॉस सेक्शन है, ठीक है। हैविंग 40, इसका बेस कितना है 40 है, एंड ऑल्टीट्यूड हाइट कितना है 60 है, ये mm है, ठीक है, मिसप्रिंट है, mm है। इफ दिस सेक्शन इज सब्जेक्टेड टू अ shear फोर्स, इसको shear फोर्स में लगा दिया जाता है 36,000 न्यूटन का, देन द मैक्सिमम shear स्ट्रेस इन द क्रॉस सेक्शन, तो मैक्सिमम shear स्ट्रेस कितना होगा, देखो कितना आसान है, टाउ मैक्स कितना होता है, कितना होता है 3/2 टाउ एवरेज, ये किसके लिए होता है, ट्रायंगल सेक्शन के लिए होता है, 0.5 टेबल में मैंने आपको बताया है, चाहो तो देख सकते हो, ये रही आपकी टेबल, ठीक है। ये रहा आपका ट्रायंगल क्रॉस सेक्शन, ट्रायंगल सेक्शन के लिए टाउ मैक्स कितना है, तो टाउ मैक्स है 3/2 टाउ एवरेज, यानी कि 1.5 टाउ एवरेज, ठीक है। तो 3/2 टाउ एवरेज, अब कुछ नहीं, बस वैल्यू देखो धर के सॉल्व कर देनी है, तो 3/2 टाउ टाउ एवरेज क्या हो जाएगा, ठीक है। हमारे पास इतना पता है, हम अब हम इसको शुरू से सॉल्व कर लेते हैं। अगर हम इसको अगर शुरू से सॉल्व कर लेते हैं, तो एक ट्रायंगुलर क्रॉस सेक्शन है, ठीक है। अब ये जो ट्रायंगल क्रॉस सेक्शन है, इसका टाउ एवरेज कितना होता है, हमें टाउ एवरेज पता चल जाएगा, तो हमें बस सब आ जाना है। टाउ एवरेज कितना होता है, तो ये होता है V/A, यानी कि स्ट्रेस अपॉन एरिया। अब इसका एरिया कितना होगा, अब क्योंकि ये ट्रायंगल है, तो हाफ बेस इंटू हाइट हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। अब इसका शेयर फोर्स कितना दिया गया है, तो इसका जो शेयर फोर्स दिया गया है, शेयर फोर्स दिया गया है 36,000 न्यूटन का ट्रायंगल के लिए। इस हमें इसका क्या पता करना है, टाउ एवरेज निकालना है। टाउ एवरेज निकालने के लिए, तो टाउ एवरेज निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, शियर फोर्स अपॉन क्रॉस सेक्शन एरिया। तो शियर फोर्स हमारे पास क्या दिया गया है, 36,000 अपॉन क्रॉस सेक्शन एरिया। क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या दिया गया है, तो हमारे पास क्रॉस सेक्शन एरिया दिया गया है हाफ बेस इनटू हाइट, तो हो जाएगा 36,000 अपॉन हाफ 40 इंटू 60, तो इसको अब सॉल्व कर लो, ज़ीरो ज़ीरो से ये दो ज़ीरो कटे, ठीक है। अब 4 6 6 36, ठीक है, तो ये 3 आ गया। अब 2 3 ठीक है, तो ये 30 हो गया, तो 30/4, तो 30/4, तो 2 2 15 कटा, तो 15/2, यानी कि हमारे पास ये तो 30 आ गया हमारे पास, ठीक है। तो हमारे पास हाफ, इसको सॉल्व करने के बाद ये क्या आया, 30 आ गया। अब 30 हमारा कितना आ गया, टाउ एवरेज। अब हमारे पास टाउ मैक्स का फॉर्मूला क्या होता है, टाउ मैक्स इक्वल्स टू 3/2 टाउ एवरेज, विच इम्प्लाइज दैट, जो कि इसमें क्या, इसको आगे ऐसे सॉल्व कर लेंगे, तो इसको आगे सॉल्व करने के लिए बस इसको सीधी वैल्यू उठा के इसको फॉर्मूले पे धर देना है। फॉर्मूले में धरेंगे तो 3/2 टाउ एवरेज इंटू 30 3/2 इंटू 30, तो 90/2, यानी कि 45 आपका आंसर आ गया, 45 C। वेरी गुड। फॉर्मूला कौन सा याद रखना है आपको, फॉर्मूला याद रखना है टाउ एवरेज का। दो फॉर्मूले यहाँ पे लग रहे हैं, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसलिए मैं तरतीब बता रहा हूँ। टाउ एवरेज इक्वल्स टू शियर फोर्स अपॉन क्रॉस सेक्शनल एरिया, ठीक है, यानी कि
shear stress equals to shear फोर्स अपॉन क्रॉस सेक्शनल एरिया, और फिर दूसरा टाउ मैक्स इक्वल्स टू 3/2 टाउ एवरेज। समझ में आ गया होगा, ठीक है? समझ में आ गया? कोई दिक्कत है तो बता दो, इसमें स्क्रीनशॉट ले लिया करो एक बार अगर लेना हुआ करे। वैसे जहाँ तक मुझे लग रहा है इतना लंबा कोई देखता ही नहीं है आके। शुरू का मैं जब देखता हूँ इसकी लाइव वॉचिंग तो बहुत बुरी लाइव वॉचिंग है। आई मीन सोचता हूँ कि कभी की बैच ही बंद कर दूँ, ख़त्म करूँ। कोई देखता तो है नहीं, बेकार में मैं अकेला गला फाड़ता रहता हूँ, क्या फ़ायदा। यहाँ तक भी शायद ही कोई देखो आप लोग। Consider the following statement. When a beam of square cross section is used in a vertical position, ठीक है, एक बीम ऑफ उसका स्क्वायर क्रॉस सेक्शन है, उसको डायगनल यानी कि उसे एक स्क्वायर क्रॉस सेक्शन है उसे डायगनल ऐसे रख दिया गया, ठीक है। अब इसमें इसका क्या होगा, द शियर फोर्स डिस्ट्रीब्यूशन अलोंग द सेक्शन ऑफ अ बीम विथ इस बीम will be maximum at the neutral axis। अच्छा, the shear stress distribution across the section of a beam will be zero in both top and bottom, ठीक है। the maximum shear stress does not occur at neutral axis, ठीक है। अब देखो, क्योंकि ये हमारा रेक्टेंगल नहीं, ये हमारा अब एक डायमंड सेक्शन हो गया है, तो डायमंड सेक्शन की थोड़ी सी प्रॉपर्टीज अलग हो जाती हैं। डायमंड सेक्शन की प्रॉपर्टीज थोड़ी सी इसमें अलग हो जाती हैं। अगर हम प्रॉपर्टीज की बात कर लेते हैं तो उसका जो वेरिएशन इसका पहले ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। ये इसका वेरिएशन है, ये एक हमारे पास डायमंड सेक्शन है, इसका वेरिएशन बनता है बी शेप में, बी, ठीक है। ये इसका न्यूट्रल एक्सिस चला गया, तो ये इसका न्यूट्रल एक्सिस हो गया, ये इसका शियर फोर्स डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। अब हमें जो सारे ऑप्शन है उसको कंपेयर कर लेना है, ठीक है। इसको यहीं यहीं ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। द स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन अक्रॉस द सेक्शन ऑफ अ बीम विल बी मैक्सिमम एट न्यूट्रल एक्सिस। क्या न्यूट्रल एक्सिस पे मैक्सिमम है? नहीं, न्यूट्रल एक्सिस पे मिनिमम है। द शियर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन अक्रॉस द सेक्शन ऑफ द बीम विल बी जीरो एट बोथ टॉप एंड बॉटम। तो शियर स्ट्रेस क्या बॉटम और टॉप पे जीरो है? हाँ है, ये वाला सही हो गया। द मैक्सिमम शियर स्ट्रेस डज नॉट अकर एट न्यूट्रल एक्सिस। क्या इस पर मैक्सिमम शियर स्ट्रेस हो रहा है? नहीं हो रहा है, तो यही ऑप्शन है। तो 2 और 3 देखो करेक्ट ऑप्शन है। तो आपको इसमें क्या याद कर लेना, ये क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है कि एक डायमंड सेक्शन का स्ट्रेस पे क्रॉस सेक्शन क्या होगा, तो इसका बी शेप में बनता है, ये इसका बी शेप में बनता है। यहाँ से टॉपिक्स काफ़ी आसान पड़ जाते हैं, ठीक है। ये हमारा हो गया। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। A rectangular beam of width 100 mm is subjected to a maximum shear force, इतना है, ठीक है। shear force इतना है। The corresponding maximum shear stress in the cross section is 4 mm. The depth of the beam should be। कितना आसान क्वेश्चन है। अब सबसे पहले हम क्या निकाल लेते हैं, तो हमें टाउ एवरेज निकाल लेना है। तो टाउ एवरेज कितना होगा, तो टाउ एवरेज निकाल लेना है। तो टाउ एवरेज क्या होता है रेक्टेंगुलर के लिए? रेक्टेंगुलर के लिए हमारा टाउ एवरेज क्या होता है, रेक्टेंगल के लिए हमारा टाउ एवरेज क्या होता है 3/2, ठीक है। तो इसका टाउ एवरेज का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, तो टाउ एवरेज हो जाएगा शियर फोर्स अपॉन एरिया,
क्रॉस सेक्शनल एरिया। अब क्रॉस सेक्शनल एरिया निकाल लेते हैं। रेक्टेंगुलर बीम, इसकी विथ इतनी दी गई है, विथ ये दी गई है, ठीक है। इज सब्जेक्टेड टू अ मैक्सिमम शेयर फोर्स, इतना शेयर फोर्स इतना दिया गया है, तो टाउ एवरेज कितना हो जाएगा? शेयर फोर्स है 60 अपॉन बी डी होता है, तो बी कितना हो जाएगा इसका? बी हमें दिया गया है, बी 100 है, बी हमें पता करना है, ठीक है। द मैक्सिमम शियर स्ट्रेस, शियर स्ट्रेस कितना है? मैक्सिमम शियर स्ट्रेस कितना है, यानी कि टाउ मैक्स कितना है? तो टाउ मैक्स है, तो टाउ मैक्स है, टाउ मैक्स कितना दिया गया है? 4 न्यूटन पर एम स्क्वायर। तो फॉर्मूला क्या होता है? टाउ मैक्स इक्वल्स टू 3/2 टाउ एवरेज। तो टाउ मैक्स कितना हो जाएगा? 4 इक्वल्स टू 3/2 टाउ एवरेज। टाउ एवरेज हमने कितना निकाल लिया? टाउ एवरेज हमारा आ गया है 60 अपॉन 100 इंटू डी। अब जब हम इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये सॉल्व करने के बाद कितना आएगा? तो जब सॉल्व कर लेंगे, वैल्यू रख देना अपने हिसाब से। यहाँ पे 100 है तो यहाँ पे 100 इंटू 1000 हो जाएगा। नेक्स्ट पेज में क्लियर से कर लेते हैं। तो ये हमारा क्या आएगा? तो इक्वेशन बन जाएगी 4। तो टाउ मैक्स इक्वल्स टू टाउ एवरेज इक्वल्स टू 3/2 टाउ एवरेज, हाँ, इक्वल्स टू 3/2 टाउ एवरेज। तो 4 इक्वल्स टू 3/2 टाउ एवरेज कितना है? v अपॉन बी इंटू टी। तो ये हो जाएगा 4 इक्वल्स टू 3/2 अपॉन v कितना दिया गया है? 1.5 इंटू 60 इंटू 10 टू द पावर 3 अपॉन 100 इंटू टी। डी को जब एक बार सॉल्व कर लेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा? 225 mm। ये क्लियर हो गया होगा। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? 225 mm। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। हमें इसका बताना है। एक क्रॉस शेप का है, क्रॉस सेक्शन का कैसे बनता है? तो क्रॉस सेक्शन का ऐसे बनता है, ठीक है। कैसे बनता है तो देख लेते हैं। ये हमारे पास क्रॉस सेक्शन दिया गया है इसका। देखो सबसे ज़्यादा एरिया कहाँ पे क्या है? सबसे ज़्यादा एरिया बीच में है, तो यहाँ पे सबसे कम होगा। यानी कि यहाँ से ये पैराबोलिकली बढ़ा बढ़ा बढ़ा, यहाँ से डायरेक्ट डाउनफॉल हो गया। यहाँ पे कम है तो इसका कम छोटा पैराबोला बनेगा। फिर एकदम से यहाँ से ख़त्म हो गया तो इसका फिर ये सडन इंक्रीज हो जाएगा। फिर सडन इंक्रीज होने के बाद दोबारा पैराबोला बन जाएगा। तो क्रॉस का कैसे बनता है? क्रॉस का ऐसे बनता है, ना ऐसे बनता है ना ऐसे बनता है, और ये तो बनता ही नहीं है। ये किसके लिए होता है? ये हमारा रेक्टेंगल के लिए होता है, पैराबोला, सिंपल पैराबोला, ठीक है। अगेन नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी वैसे ही है। एक एच है, एच सेक्शन के लिए हमारा कैसे बनेगा? तो देखो कुछ नहीं, इसका भी वैसे ही बनना है। वो आई सेक्शन था तो ये एस सेक्शन है। एस सेक्शन में सबसे ज़्यादा क्रॉस सेक्शन एरिया एरिया कहाँ दिया गया है? देखो ये तो नहीं बनेगा, ना ये बनेगा, ना ये बनेगा, डी वाला बनेगा, ठीक है, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो उसी का रिवर्स पूछ लिया गया है, कुछ नहीं करना, उसी का रिवर्स पूछ लिया गया है। तो अभी कैसे बनेगा? अगर ये है हमारे पास, ठीक है, तो इसका हमने कैसे बनाया था? इसका हमने स्क्वायर, ये क्रॉस वाला बनना है। ना ये होगा, ना ये होगा, ना ये होगा, ठीक है, इतना समझ में आ गया होगा। A beam of square cross section B by B is a beam with one diagonal horizontal.
ठीक है। द लोकेशन ऑफ द मैक्सिमम स्ट्रेस फ्रॉम द न्यूट्रल एक्सिस ऑफ अ डिस्टेंस ऑफ, एक डायमंड सेक्शन है, ठीक है, या डायगोनल सेक्शन है। इसमें पूछा गया है डिस्टेंस कितनी होगी, मैक्सिमम स्ट्रेस, मैक्सिमम शियर स्ट्रेस फ्रॉम द न्यूट्रल एक्सिस, ये इसका न्यूट्रल एक्सिस है, इसमें मैक्सिमम शियर स्ट्रेस कितना होगा, तो मैक्सिमम शियर स्ट्रेस इसका क्या होगा, तो इसका होगा ऑप्शन बी अपॉन 4/√2। सी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। डायरेक्ट याद कर लेना। shear center of a semicircular arc strip of radius r with a distance x from the center of the arc x। ठीक है, shear center पूछा गया है, एक सेमी सर्कुलर स्ट्रिप है, उसका shear center क्या होगा। ठीक है, तो उसका shear center क्या होगा, जल्दी से बताइए इसका shear center क्या होने वाला है, इसका shear center क्या होने वाला है। तो कुछ नहीं, इसको डायरेक्ट याद कर लो, बड़ा लंबा सॉल्यूशन है इसका, डायरेक्ट ये आएगा तो इसी टर्म्स में आएगा कोई भी एग्जाम में। एक्सक्यूज मी। इसका शियर सेंटर क्या होगा, तो इसका शियर सेंटर होगा 6 वाले का, 6 वाले का होगा सी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। तो क्या हो जाएगा, ये याद कर लेना डायरेक्ट, ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चन है, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन, डायरेक्ट इसको याद करना है। मेरा समझाने वाला कुछ नहीं हो, ना भी इतना टाइम बचा कि मैं को समझाऊँ आप लोगों को, वी आर रनिंग आउट ऑफ टाइम। एसएससी जेईई तो बस मुंह पे ही धरा है, और यूपीपीएससी भी इनफैक्ट मुंह पे ही धरा है, 3 दिन बाद ही तो उसकी यूपीपीएससी यही है, 3 दिन में बच्चा कोई क्या उखाड़ लेगा। हाँ, जिनके पास इन्होंने दोनों का ही फॉर्म डाला है उनके लिए बढ़िया है, मतलब एक साथ दोनों की तैयारी हो जाएगी, तो ये चीज़ उनके लिए बढ़िया है। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं। द शियर फोर्स ऑफ अ सेक्शन इज डिफाइंड एट, शियर सेंटर ऑफ अ सेक्शन इज डिफाइंड एट, शियर सेंटर कहाँ होता है, थ्रू विच द लोड मस्ट बी अप्लाइड टू प्रोड्यूस जीरो ट्विस्टिंग मूवमेंट एट ऑन द सेक्शन। ठीक है, पहले ही वाला है। अब सारे ऑप्शन देख लेते हैं। एट विच द शियर फोर्स इज जीरो नहीं, एट विच द शियर फोर्स इज मैक्सिमम नहीं, एट विच द शियर फोर्स इज मिनिमम नहीं, थ्रू विच द लोड मस्ट बी अप्लाइड टू प्रोड्यूस जीरो ट्विस्टिंग मूवमेंट। यानी कि शियर सेंटर किसी भी चीज़ का वहाँ होगा जहाँ पे लोड अप्लाइड, यहाँ पे लोड अप्लाई करने से उसका जो ट्विस्टिंग मूवमेंट है, यानी कि जो टॉर्क है, टॉर्क जीरो होगा। समझ में आ गया होगा। A beam of a triangle cross section area having base B and an altitude h, if the section of the beam is subjected to a shear force, the shear stress of the neutral of the level of neutral axis in a cross section, क्रॉस सेक्शन का न्यूट्रल एक्सिस लेवल पे क्या होगा, तो ये हो जाएगा हमारा 8/3 FH। इसका बी और डी ऑप्शन दोनों ही करेक्ट है, तो अब दोनों में से जो भी लगाओ सेम है, हालांकि ये मिसप्रिंट है, यहाँ पे कुछ और होगा, यहाँ पे कुछ और होगा। ऐसे क्वेश्चन ज़्यादातर रिजेक्ट कर दिए जाते हैं, एग्जाम से ही हटा दिए जाते हैं, क्योंकि दोनों का ऑप्शन ठीक हो जाता है। फिर अब OMR तो लेकिन एक ही को चूज करता है ना, तो इसका 2 ऑप्शन करेक्ट है। ये भी एक आध न्यूमेरिकल, हालांकि बहुत पुराना है, ये आपका आया था 1995 में, ये आपका आया था 1995 में, तो वैसे इतना पुराना आने की कोई संभावना तो है नहीं, फिर भी क्वेश्चन है तो है। अगला, a thin wall T section, the shear center C is located at the point, shear center C कहाँ लोकेट करेगा, तो अभी मैंने क्या बताया, दोनों के मिड पॉइंट पे होगा, ताकि इनमें टॉर्क पैदा ना हो। यहाँ करेंगे तो देखो भाई साहब टॉर्क पैदा हो जाएगा, ये घूम जाएगी
ठीक है, इसकी बात करें तो पक्का घूमेगी, ये बात करें तो पक्का ये यहाँ से घूम जाएगी। हाँ, कहाँ से नहीं घूमेगी, दोनों की मिड मिड पॉइंट पे है, तो ना ये यहाँ से घूमेगी तो ये संभाल लेगा, यहाँ से घूमेगी तो ये संभाल लेगा, तो ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आंसर इसका बी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन, तो इसका बी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे कुछ कॉन्सेप्ट हो गए आज के शेयर स्ट्रेस पे। जो ख़त्म करेंगे कल हम इसमें जो ख़त्म करेंगे वो हमारा होगा कॉलम प्लस टॉर्जियन। कल दो क्वेश्चन हो जाएंगे हमारे कॉलम प्लस टॉर्जियन, और परसों हम छोटे मोटे टॉपिक्स और कवर करके स्ट्रेन स्ट्रेस एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन को कवर करके इसको डी एंड कर देंगे, और हमारा परसों से स्ट्रक्चर स्टार्ट हो जाना है। ठीक है, तो ठीक है, आज के लिए इतना ही। कोई प्रॉब्लम हो तो एक बार बता देना। ठीक है, कोई प्रॉब्लम हो तो एक बार बता देना। और प्लीज़ यार देखो, थोड़ी लाइव वॉचिंग बढ़ाओ। मुझे पता नहीं आप लोग देखते हो या नहीं, बट अगर देखते हो, अगर समझ आता है तो यार देखो प्लीज़, मतलब कुछ करो, ऐसे नहीं अच्छा लगता है ना। 15-20 मतलब लोग आ रहे हैं देखने के लिए, 15-20 बस व्यूज़ आ रहे हैं, और उन व्यूज़ में भी पता नहीं कितने लोग पूरा देखते हैं, कितना आधे, कितना 5-10 मिनट छोड़ के देख के भाग जाते हैं। तो देखो बुरा लगता है। ठीक है, ये सब आपके ईएस के सवाल हैं। ठीक है, फ्री में आपको ईएस के कोई सवाल अगर सॉल्व करवा रहा है तो भाई थोड़ा तो करो, कुछ करो उसके लिए। ठीक है, मतलब मजाक नहीं है ना। आप बड़ी बड़ी कोचिंग में चले जाओ, आपको अच्छा खासा पैसा ले लेगा ये सब क्वेश्चन सॉल्व सॉल्व करवाने के लिए। एमसीक्यू गेट का आपने एमसीक्यू बैच सुना होगा, मेड इजी का। ठीक है, मेड इजी का एमसीक्यू सुना होगा, सॉरी सीटीक्यू उनका चलता है ना। हाँ, मेड इजी का सीटीक्यू आपने सुना होगा, मेड इजी वालों का CTQ, वो भी यही कराते हैं, कॉन्सेप्ट थ्रू क्वेश्चन। उसकी फीस उन्होंने 50,000 रखी है। ठीक है, 50,000 उन्होंने फीस रखी है उसकी। हालांकि मेरी औकात नहीं है कि मैं मेड इजी के लेवल की बात करूं, लेकिन फिर भी बेटा, अगर वो 50,000 ले रहे हैं तो मैं तो आपको फ्री में करवा रहा हूँ ना। ठीक है, मैं तो आप लोगों को फ्री में करवा रहा हूँ, कुछ तो इज्जत दिखाओ, थोड़ी सी इज्जत दिखा दो। ठीक है, एटलीस्ट थोड़ी बहुत ढंग की आदत, मतलब एटलीस्ट देखो 50-60 बच्चे तो देखने ही चाहिए मेरे हिसाब से। ठीक है, 5, 10, 15 ऐसे आता है तो ये बात सही नहीं है। बाकी थोड़ा बढ़ाओ, ज़्यादा मैं तो अब नहीं बोलूँगा। खैर एनीवे, आपकी मर्जी है। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही। कोई प्रॉब्लम हो तो एक बार कमेंट कर दीजिएगा, इसको जल्दी हम ख़त्म करेंगे, फिर आपका नया नया सब्जेक्ट स्टार्ट करेंगे। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही। सो थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू ऑल ऑफ यू।